हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? इट्स मी अतिकुर रहमान. दिस इज योर म्यूट्सा चैनल उस्मानी क्लासेस. तो लेट्स स्टार्ट ए चैप्टर कॉल्ड वेक्टर ऑफ क्लास 11th. नाउ व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? कैसे वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज क्या छोटा चैप्टर है? हाँ, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, बोल सकते हो. और ये वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज. और वेक्टर होता क्या है? तो देखो, मीन्स वेक्टर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग किस फॉर्म में लिखने वाले हैं? एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ n इंटू यू के फॉर्म में हमेशा लिखते हैं. n होता क्या है? n इज नथिंग, इट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू. n होता क्या हमारे पास? n इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू. अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी चीज की है? ये हमारे पास यूनिट होने वाली है. जैसे मैं बताया था, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप की होती हैं. एक होता था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. और ये फंडामेंटल होता क्या है? मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करते हो, मीन्स किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करती हो, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलने वाले हैं. मीन्स ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 टाइप की होती है, मीन्स 7. और ये क्या क्या हो सकती है हमारे पास? क्वांटिटीज पहला होगा मास, सेकंड होने वाला लेंथ, थर्ड होने वाला है टाइम, फोर्थ होने वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिफ्थ होने वाला है टेम्परेचर, सिक्स्थ होने वाला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो छठवां है हमारे पास, सातवां होगा वह क्या होने वाला है? टेम्परेचर होने वाला है. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती है? फोर्स हो सकता है, मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वट एवर यू हैव लर्न इन क्लास 9th, क्लास 10th इन फिजिक्स चैप्टर, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप की होने वाली हैं. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता होगा, उसको डायरेक्शन से कोई परवाह नहीं. और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिसके ऊपर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी जरूरी है एज वेल एज डायरेक्शन भी जरूरी है. अदरवाइज अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे, वो क्वांटिटीज फुल तरीके से डिफाइंड नहीं हो सकती. अगर कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बोलेगा भैया मुझे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं ना, मुझे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं, मुझे क्या जरूरत है? तो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है. तो मैं बोलूंगा ऐसी क्वांटिटीज जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. और ऐसी क्वांटिटीज जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं दो तरीके में. मीन्स वन इज स्केलर क्वांटिटीज. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज, ये स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास. सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास है क्या? वेक्टर क्वांटिटी. बहुत ध्यान से समझिए भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, मजा आ जाएगा. स्केलर क्वांटिटी बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ डिपेंड करता है क्या? किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करने वाला है. सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला. और ये ओनली मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा क्या? मीन्स डायरेक्शन का तो रोल ही नहीं है, बोलेगा स्केलर भाई साहब मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. वेक्टर क्वांटिटीज क्या हमारे पास? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो एज वेल एज मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो प्लस डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. क्या होगा इसका मतलब? देखो यहाँ पे अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करने वाला है. अगर बोलोगे ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी होती क्या है हमारे पास? लेट अस सपोज पहला क्या होने वाला है हमारे पास? मास होने वाला है हमारे पास. सेकंड होने वाला है हमारे पास टेम्परेचर, लेंथ हो गया. लेंथ होने वाला है हमारे पास. स्पीड होने वाला है हमारे पास. डिस्टेंस होने वाला है. टेम्परेचर होगा. एनर्जी. बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. अब बोलोगे ये कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं. सपोज करो आप गए दुकानदार के पास, बोले आम का सीजन चल रहा है, गर्मी है, तो बोले तुम बोलो 5 kg
मुझे 5 kg आम दे दो, बोलेगा ठीक है 5 kg तौलेगा, वो आपको दे देगा। क्या ये बोलेगा क्या दुकानदार को तुम बोलो 5 kg आम दे दो मुझे ईस्ट डायरेक्शन में? कोई मीनिंग है क्या इसका? नहीं। मीन्स इसको मास को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं भाई साहब। मैं बोलूंगा मेरा मास कितना है, मैं बोलूंगा 75 kg। सपोज करो कोई दूसरा बोला मेरे पास मास 76 kg, मैं बोलूंगा क्या 75 kg इस डायरेक्शन में है? क्या मैं बोलूंगा क्या कि 72 kg मतलब तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड में है, और हमारे पास 75 kg हमारे पास लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में? क्या बोलो क्या? ऐसा नहीं होगा। सिर्फ मास है हमारे पास। लेंथ मैं बोलूंगा लेंथ कितना होने वाला है, या तो 5 मीटर होगा, या तो 10 मीटर होने वाला है, या तो 20 मीटर होने वाला है, इस तरीके से। स्पीड क्या होने वाला है? स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मीन्स ये क्या होने वाला है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना होने वाला है? स्पीड होने वाला है। मीन्स स्पीड एक तरीके का है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती है हमारे पास, डिस्टेंस भी एक तरीके की ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर। टेम्परेचर मैं बोला सपोज करो अभी का टेम्परेचर अगर हमारे पास है, मान लो ये टेम्परेचर है, मान लो सपोज करो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं बोलूंगा क्या 30 डिग्री सेल्सियस कौन से डायरेक्शन में है? आपके माउथ के ऊपर है, या लेफ्ट हैंड साइड में है, या राइट हैंड साइड में है, या हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में? क्या ऐसा बोलो क्या? ऐसा नहीं बोलना है तुम्हें। एनर्जी मैं बोला कि मैं खाया खूब चाप कर चिकन वगैरह, और मैं बोला मेरी एनर्जी हमारे पास 10 जूल, तो ये मतलब 10 जूल जो एनर्जी है वो कौन से डायरेक्शन में है? बता सकते हो क्या? नहीं। तो बोलोगे यार 10 जूल एनर्जी कौन से डायरेक्शन में? हाँ भाई साहब 10 जूल एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं होने वाला, बोलोगे 10 जूल एनर्जी है तो है। अब कहाँ पे तुम वेस्ट करोगे ये थोड़ी ना कोई पूछेगा। मैं बोला कि मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि 10 जूल एनर्जी इस डायरेक्शन में है, 10 जूल एनर्जी वेस्ट डायरेक्शन में है, 10 जूल एनर्जी नॉर्थ डायरेक्शन में है, और 10 जूल एनर्जी हमारे पास साउथ डायरेक्शन में। क्या ऐसा बोलोगे क्या? इसका मतलब इस पूरे क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसमें देखो मीन्स इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास बहुत है। पहला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सपोज करो डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा हमारे पास है वेलोसिटी, तीसरा हमारे पास एक्सेलरेशन, तीसरा हमारे पास एक्सेलरेशन, चौथा है मतलब बहुत सारे हैं, मतलब अनगिनत, तुम जो भी मानना है मान लो। एक्सेलरेशन है हमारे पास, फोर्स है, फोर्स है हमारे पास, मोमेंटम है, और सारी बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारे पास। तो हटाओ इसको। अब बोलोगे ये कैसे डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जब से जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको जोड़ने वाली लाइन, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब बोलो ये बताओ, मानो इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे हूँ, मैं बोलूंगा मैं यहाँ से अगर सपोज करो मुझे जाना है क्या, दिल्ली जाना है, तो ये बताओ यहाँ से दिल्ली को मुझे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से चलना पड़ेगा। इसका मतलब वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि नहीं? तो डायरेक्शन पे बात हो रही है, इसका मतलब डायरेक्शन भी जरूरी है इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए। वेलोसिटी को भी डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। बट सबसे मेन कहानी ये है कि अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, मैं बोला 5 kg प्लस 5 kg मिलकर कितना होने वाला है? बोलोगे 10 kg। मीन्स स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से हम लोग सिंपल एडिशन करो, हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। क्या? सिंपल एडिशन करो और रिजल्ट आप पाते रहो माय डियर फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पे मीन्स ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ, और मीन्स इसको जोड़ने के लिए हमारे पास फॉर एडिशन अगर मुझे एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा तुम यूज करोगे। जैसे 2 + 5 7 होता है, 8 + 9 कितना होगा हमारे पास? 17। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगा आपको। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा का मुझे जरूरत पड़ता है। बट यहाँ पर कुछ अलग कहानी चलने वाली है, उसीलिए तो अलग कहानी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, उसीलिए तो हम लोग यहाँ पे अलग कहानी पढ़ते हैं। बोलो कि ये कैसे? मैं बोलूंगा ये बताओ, अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है तो मीन्स कोई भी क्वांटिटीज को अगर वेक्टर क्वांटिटीज होना है तो उसको एक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स एनी क्वांटिटीज विच फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। मीन्स इट obeys वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। क्या होने वाला है? वेक्टर
लॉज ऑफ एडिशन को ये क्या होने वाला है, ये फॉलो करने वाला है। इसका मतलब इसको एडिशन कैसे करोगे, इसका एडिशन तुम ऐसे नहीं कर सकते, इसका एडिशन तुम कर सकते हो क्या, ट्राइंगल लॉज ऑफ एडिशन से। इसको हम लोग नॉर्मल यूज नहीं कर सकते। मैं बोला 5 मीटर इस डायरेक्शन में गए और 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गए तो क्या बताओगे कितना मीटर चले, तो बोलोगे नहीं 5 मीटर ईस्ट में 5 मीटर नॉर्थ में, इसका मतलब है क्या, तुम 5 2 7 मत कर देना। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा यहाँ पे नहीं यूज होने वाला। यहाँ पे जो यूज होगा यहाँ पर फॉर एडिशन मीन्स इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, इसको फॉलो करने वाला है। मीन्स इट मस्ट फॉलो, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई चीज को एडिशन करना है तो इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया इतना। ये हुआ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज की कुछ कहानी। अभी बस समझो कि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है। तब हम लोग अब आगे चले। देखो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं बोला कि अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटीज को अगर वेक्टर क्वांटिटी होना है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे। मीन्स ऑलवेज एक चीज याद करना कि वेक्टर क्वांटिटीज अगर कोई क्वांटिटीज अगर वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज हैव ए डायरेक्शन, ऑलवेज हैव ए डायरेक्शन, उसके पास क्या होने वाला है, डायरेक्शन होने वाला है। बट द क्वांटिटीज विच हैज ए डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन है, जरूरी नहीं है कि वह वेक्टर होने वाला है। तो इसका मतलब ए क्वांटिटीज विच हैव ए direction need not be a वेक्टर क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी है, हो सकता है, हो भी सकता है, हमारे पास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैं बोला हमारे पास लेट अस सपोज ये हमारे पास इधर से आ रहा है हमारे पास मान लो 7 एम्पेयर करंट, और यहां से आ रहा है हमारे पास 1 एम्पेयर करंट, और ये हमारे पास करंट ऐसे है। तो ये बताओ सिंपल, ये बताओ यहां से कितना करंट आएगा, तो 7 + 1, और ये कितना होने वाला, 8 एम्पेयर करंट फॉलो करने वाला। तुम क्या यूज कर रहे हो भाई साहब, तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे सिंपल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा आप यूज कर रहे हो। और ये बताओ ऐसे ये करंट हमारे पास क्या है, ये जो करंट है उसके पास क्या है, हमारे पास डायरेक्शन भी है। करंट के पास हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो ये बता ये वेक्टर क्वांटिटीज क्यों नहीं कहला रही, ये वेक्टर क्वांटिटीज क्यों नहीं कहला रही, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज अगर कहलाना है तो इसको क्या होना चाहिए, इट मस्ट ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। इसका मतलब ये करंट वेक्टर क्वांटिटीज इसलिए नहीं है, ये करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज इसलिए नहीं है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। इसका मतलब कोई पूछेगा बिकॉज ये देखो ना 7 एम्पेयर 1 एम्पेयर 8 एम्पेयर, इसको मतलब अगर तुम्हारे पास इस करंट को वेक्टर क्वांटिटीज होना पड़ेगा तो क्या होने वाला है, इस करंट को फॉलो तो करना ही पड़ेगा वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, अदरवाइज ये क्या होने वाला है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं कराने वाला। इसका मतलब मैं पूछा कि करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटीज, इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटीज because it does not obey वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो बोलोगे यार वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई साहब, बहुत ही मजेदार होने वाला है। इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करने वाला, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे करंट, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, सपोज करो हमारे पास लेट अस सपोज वी हैव ए प्रेशर, प्रेशर किस पे लगाया जाए, विंडो पे या हमारे पास फुटबॉल पे। लेट अस सपोज ये फुटबॉल पे हम लोग प्रेशर लगाने वाले हैं, ये फुटबॉल है हमारे पास, ये हमारे पास लेट अस सपोज दिस इज अ फुटबॉल।
तो फुटबॉल पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लगने वाला है वह क्या होने वाला है, हमेशा एक डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा एक डायरेक्शन में लगने वाला है। देखो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर लगने वाला है। ये हुआ प्रेशर, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ये हुआ हमारे पास इस तरीके से प्रेशर ओरिजिनेट हुआ हमारे पास। फील आ रहा है, कुछ फील आ रहा है, ये हुआ हमारे पास प्रेशर। तो ये क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स को क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, तो ये प्रेशर लग रहा है। ये होता है प्रेशर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। मगर ये प्रेशर भी वेक्टर क्वांटिटीज नहीं कहलाने वाले, बिकॉज 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 ये क्या आने वाला है, इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। अब बोलोगे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा भाई साहब। तो ये हुआ, ये मतलब ये करंट और ये प्रेशर कैसी क्वांटिटीज हो सकती है भाई साहब, तो ये करंट और प्रेशर हो सकता है हमारे पास, ये है टेंसर क्वांटिटीज कहलाने वाली है। बट टेंसर क्वांटिटीज हमारे अंदर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग आगे फर्दर इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप पढ़ोगे टेंसर क्वांटिटीज होती क्या है। तो इसका मतलब दिस क्वांटिटीज इज नथिंग, ये क्या होने वाला है हमारे पास, टेंसर क्वांटिटीज होने वाला है। ये कैसी क्वांटिटीज हमारे पास, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटीज है हमारे पास। अब ये बता दो, अगर ये टेंसर क्वांटिटीज है तो ये किस में आने वाला है, प्रेशर आएगा। बट अगर कोई मान लो एग्जाम में आया कि प्रेशर कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर या स्केलर, तो क्या बोलोगे, स्केलर। मैं बोलूंगा अगर हमारे पास करंट आया तो क्या बताओगे, स्केलर। तो अगर आ गया टेंसर आ गया तो टेंसर को पहला प्रेफरेंस, टेंसर क्वांटिटीज को, फिर उसके बाद स्केलर, फिर उसके बाद क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। क्लियर, यहां तक हुआ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे क्या, वेक्टर, इतना बार बार वेक्टर बोल रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से होने वाला है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करने वाले हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक तीर से कमान निकालेंगे, एक तीर हमारे पास होगा और उसका जो एरो होगा यहाँ पे, ये देखो ये क्या आने वाला है हमारे पास, दिस इज वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरीके से। अब बोलोगे इतना बड़ा तीर, अभी बता रहा हूँ, ये जो है हमारे पास, ये जो एरो है, ये जो एरो है वह क्या बताने वाला है, वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। बिकॉज अगर मैं बोला कोई भी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है तो उसके पास दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये क्या बताने वाला है हमारे पास, उस क्वांटिटीज का डायरेक्शन किस तरफ है ये बताएगा। सही है। और मैं बोलूंगा ये यहां से यहां तक का जो लेंथ होने वाला है, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा उसको क्या बताने वाले हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड। ये क्या होने वाला है हमारे पास, मैग्नीट्यूड होने वाला है। क्लियर। अब बोलोगे कि इसको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हेड। मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूछ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग हेड। बहुत आराम से समझियो, ये क्या होगा हमारे पास, टेल हो गया और हमारे पास हेड हो गया। सपोज करो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ क्वांटिटीज हैं, मान लो ये फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। सपोज करो हमारे पास वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसको हम लोग कैसे लिखने वाले हैं। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो कैसे लिखने वाले हैं भाई साहब। अगर हमारे पास मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटीज है तो हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, तो क्या बताओगे। तो याद करना, सपोज हमारे पास ये वेक्टर है, तो वेक्टर मान लो कि हमारे पास ए है, तो ए है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा एरो से नहीं लिखते। ए वह हमारे पास जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग एक तीर बना देंगे ऐसे डायरेक्शन में। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ए वेक्टर बोलने वाले हैं। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, दिस इज ए वेक्टर। ऐसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर पढ़ने वाले हम लोग। इस वेक्टर क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होने वाला है। तो
तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, या तो मैं मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है, ए वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ए वेक्टर हुआ हमारे पास, या तो हम इसको ए लिखेंगे, ये क्या है, मैं कभी भी अगर आगे से मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर लिखूं या सिंपल ए लिखूं तो क्या बताने वाला हूं, मैग्नीट्यूड। क्या बताने वाले हम लोग, मैग्नीट्यूड के बारे में। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो सब क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, वेक्टर हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ। सपोज मैं बोला कि मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं ब्लॉक को 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। क्या 100 न्यूटन फोर्स मीन्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। इसका मतलब 100 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। क्या होगा, इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स लगाया। तो इसका मतलब कैसे लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू होने वाला है क्या, 100 आई कैप। बोलोगे आई कैप क्या होता है, याद करो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है। 100 क्या बताने वाला है हमारे पास, कितना हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब 100 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब देखो मैं क्या लिखा, एफ के ऊपर वेक्टर बनाया कि नहीं, ये हमारे पास क्या बता रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। आई वेक्टर क्या बताने वाला है हमारे पास, डायरेक्शन। इसका मतलब ये एफ वेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हमारे पास डायरेक्शन बोलने वाले हैं। समझ में आया, समझ में आया। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 100 आई कैप, मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्या होने वाला है हमारे पास, डायरेक्शन होने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज। इसका मतलब 100 न्यूटन फोर्स, ये बताओ 100 न्यूटन फोर्स ऐसे भी लग सकता है, 100 न्यूटन फोर्स ऐसे भी लग सकता है, 100 न्यूटन फोर्स ऐसे भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है कि हम लोग डायरेक्शन लिखने का तरीका सीखेंगे। फोर्स को अगर लिखना है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटीज देते हैं, इसके ऊपर हम लोग एफ वेक्टर ऐसे लिख देते हैं। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो हम लोग वी वेक्टर लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो क्या लिखते हैं, एस वेक्टर। एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो भाई साहब ए वेक्टर लिखते हैं। अगर मोमेंटम स्केलर को वेक्टर क्वांटिटीज है तो क्या लिखते हैं हम लोग, पी वेक्टर। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, पहले रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। ये समझ में आया रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास, मैग्नीट्यूड, टेल और हेड बताने वाला है। ये क्या बताया, ए वेक्टर, ये क्या बताने वाला है, मैग्नीट्यूड, ये होगा 100 न्यूटन फोर्स। इस तरीके से हम लोग बताने वाले हैं क्या ये चीज। बट अगर मुझे बताना है क्या कि 100 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये चीज है, तो इसका मतलब हम लोग को थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हम लोग हेड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये क्या बोलते हैं, एरो को डायरेक्शन बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करें। क्या डायरेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। तो ये देखो हमारे पास ये क्या है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और ये क्या होने वाला है, साउथ। बहुत ईस्ट वेस्ट बोलते हैं, ये वेस्ट होता है, इधर क्या होने वाला है, ईस्ट होने वाला है। इसका मतलब समझ रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि एक गाड़ी है हमारे पास, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। ये क्या होने वाला है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाला है। क्लियर, ये चीज समझ में आया। अब देखो मैं बोला कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन, इसको हम लोग क्या होगा, अगर हमारे पास ये 45 डिग्री पे होगा तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे, अगर कोई पूछे कि मैं नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हूँ, मतलब क्या, ईस्ट से कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे, नॉर्थ से कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। इसका मतलब ये क्या होने वाला है हमारे पास, ये होगा नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होने वाला है, नॉर्थ वेस्ट बोलने वाले हैं। मतलब यहाँ से भी ये कितना होने वाला है, 45 डिग्री होने वाला है। ये भी कितना होने वाला है, 45 डिग्री होने वाला है। मैं बोला यहाँ से भी, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलने वाला है, ये भी 45 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं साउथ वेस्ट। देखते हो ना, जब जहाज वगैरह जाती है साउथ वेस्ट में जा रही है जहाज, इसका मतलब साउथ से 45 डिग्री में जा रही है। इसका मतलब ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, साउथ ईस्ट बोलने वाले हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ ईस्ट बोलने वाले हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। अगर मैं बोला हमारे पास सपोज
मैं बोला कि अगर हमारे पास कुछ एंगल, अगर मान लो 45 डिग्री पे नहीं होता तो क्या होता, 45 डिग्री पे नहीं होता तो क्या होने वाला है डायरेक्शन, ये देखो अगर 45 डिग्री पे नहीं हुआ, मैं बोला कि ये हमारे पास है, ये होगा हमारे पास नॉर्थ, ये होने वाला है साउथ, ये होने वाला वेस्ट, ईस्ट। मैं बोला हमारे पास एक कोई डायरेक्शन है, इसको मुझे, मैं बोला यहां से हमारे पास एंगल है 37 डिग्री, कितना हमारे पास, यहां से एंगल है 37 डिग्री, क्या बताओगे हमारे पास, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब कहां से, ईस्ट से कहां पे 37 डिग्री किधर, नॉर्थ की तरफ, क्या होने वाला है, ईस्ट से 37 डिग्री किधर हमारे पास, नॉर्थ की तरफ चलने वाला है। सपोज करो मैं बोला हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक क्वांटिटीज है, मैं बोला यहां से हमारे पास 10 डिग्री है, ये कितना है हमारे पास 10 डिग्री, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 10 डिग्री, क्या बोलूंगा 10 डिग्री, कहां किधर जा रहा है हमारे पास, नॉर्थ की तरफ, कहां से 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कहां से, वेस्ट से तुम्हारे पास कितना हो गया 10 डिग्री किधर, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये क्या होगा 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है यहाँ पे। मैं बोला कि सपोज करो यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरीके से रहे, मैं बोला यहाँ से एंगल हमारे पास 60 डिग्री, तो क्या बताओगे, तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे 60 डिग्री कहाँ पे, साउथ, या 60 डिग्री वेस्ट बोले, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ, क्या होने वाला है यहाँ पे साउथ, मीन्स देखो साउथ से 60 डिग्री किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, कितना किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ चलने वाला है, ये चीज समझ में आया। मैं बोला कि सपोज करो ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल है हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज 50 डिग्री, ये कितना हमारे पास 50 डिग्री है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं ये लिखने वाला हूँ यहाँ पे 50 डिग्री, ये किधर जा रहा है हमारे पास, साउथ ऑफ, क्या होने वाला है ईस्ट से 50 डिग्री किधर, साउथ के तरफ। अब तुम इसको भी ऐसे बोल सकते हो, अगर ये 50 है तो ये कितना होने वाला है हमारे पास, 40 होने वाला है, क्लियर। तो इसको बोल सकते हो, तुम इसको बोल सकते हो पढ़ने का तरीका, 40 डिग्री एंगल कहां से है, ये साउथ से है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 40 डिग्री 40 डिग्री ईस्ट ऑफ, ये क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, साउथ लिखने वाले हो, इस तरीके से, क्लियर हुआ, इस तरीके से बना लोगे, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो मेरे को, ये बता दो, मतलब क्या 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कहां से, ईस्ट से, 10 डिग्री हमारे पास कहां पे, नॉर्थ की तरफ, कहां से, वेस्ट से, 60 डिग्री कहां से, 60 डिग्री वेस्ट की तरफ, कहां से, साउथ से चल रहा है। इस तरीके से हम लोग पूरा चीज कैलकुलेट किए और समझे। सपोज करो मुझे अगर ड्रॉ करना है कि 5 न्यूटन, मुझे अगर ड्रॉ करना है, मान लो रफ कॉपी पे 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन और बोल सकते हो क्या, इन ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स बनाकर दिखाओ, तो क्या बताओगे, स्केल लेना, स्केल का तुम क्या करना, 1 सेंटीमीटर को क्या मानना हमारे पास, 1 न्यूटन मानना, 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानना, स्केल यहाँ पे रखना, स्केल रख के तुम 5 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ करना, और एरो का किधर लगाओगे, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ। हमारे पास देखो स्केल है, मैं बोला हमारे पास है सपोज ये हमारे पास है क्या, दिस इज वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे पास वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ओके क्लियर। मैं बोला यहाँ पे 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो क्या करा, 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन माना गया फोर्स, इसका मतलब फोर्स 1 न्यूटन को, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, ये हुआ हमारे पास 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 न्यूटन, मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, 5 न्यूटन। स्केल तो होता ही है 5 सेंटीमीटर का, ड्रॉ करो और उसका एरो किधर बना दोगे, इस डायरेक्शन में बना दोगे। समझ में आया, पक्का। मैं बोलूंगा हमारे पास, मैं बोला कि सपोज करो हमारे पास है ए फोर्स मान लो हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स है, 100 न्यूटन फोर्स है इन 37 डिग्री, कहां पे 37 डिग्री ले लो, यहाँ पे सिंपल लिखो, 100 न्यूटन फोर्स है कहां पे 37 डिग्री साउथ ऑफ, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, कहां से, इसको ड्रॉ करो कैसे होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, देखो क्या बोलोगे तुम, देखो यहाँ पे
बोलने से पहले 10 मरतबा सोचना। दिस इज नॉर्थ, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, दिस इज वेस्ट और ये क्या हमारे पास ईस्ट है। क्लियर हुआ? पक्का? अब क्या बोल रहा है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इसका मतलब कि तुम क्या एज्यूम करोगे? तुम एज्यूम करो 1 सेंटीमीटर को कितना 10 न्यूटन एज्यूम कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन कुछ भी मान सकते हो भाई साहब, बस तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर को क्या मानना? 10 न्यूटन मानना। तो ये बताओ 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ईस्ट से किधर? 37 डिग्री साउथ की तरफ। मतलब ये क्या होने वाला है हमारे पास? कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो ये हुआ हमारे पास 37 डिग्री एंगल बना। एरो मत बनाओ अभी, देखो क्या है हमारे पास? 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से साउथ की तरफ कितना? 37 डिग्री। इसका मतलब कितना हमारे पास? 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन हमारे पास 100 न्यूटन चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो 100 न्यूटन है तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन खींच दो। तो 10 सेंटीमीटर की अगर लाइन खींचोगे तो ये होगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब तुम्हारे पास आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? 100 न्यूटन फोर्स 37 डिग्री। कहां पे? साउथ की तरफ। कहां से? ईस्ट से ईस्ट से साउथ की तरफ कितना? 37 डिग्री। ये हुआ हमारे पास लॉजिक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होने वाला है। मैं उससे पहले हम लोग 3 पॉइंट समझने वाले हैं क्या होने वाला है। हाँ तो गाइस देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास वेक्टर का। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट हमारे पास, सपोज करो कोई भी वेक्टर को अगर हमारे पास 2 पाई एंगल से रोटेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहां से अगर तुम रोटेट कर दियो 2 पाई एंगल से, तो वेक्टर तुम्हारे पास चेंज नहीं होने वाला है, वेक्टर सेम रहने वाला है। दूसरा, वेक्टर को हम लोग तुम्हारे पास पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या? पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं विदाउट चेंजेस द ओरिएंटेशन। उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। पहला हम लोग देखिए, ऑन रोटेटिंग 2 पाई, ऑन रोटेटिंग a vector by an angle 2 pi, वेक्टर रिमेंस सेम। वेक्टर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। वेक्टर रिमेंस सेम होने वाला है। देखो कैसे? सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है इस तरीके से, अभी 0 डिग्री एंगल पे है ये वेक्टर, मतलब एक्स एक्सिस पे है। अगर इस वेक्टर को फिर से मैं क्या किया, इस वेक्टर को पूरा मैं रोटेट करके फिर से 2 पाई एंगल पे फिर से वहीं पे लेकर आ जाऊंगा, तो वेक्टर चेंज नहीं होने वाला, वेक्टर रिमेंस सेम। सही है? मैं अगर तुम इसको 2 पाई एंगल से रोटेट कर दोगे, मतलब 360 डिग्री से अगर इसको रोटेट कर दोगे, तो क्या होने वाला है? ये वेक्टर वही रहने वाला है जो पहले था। ठीक है? ये वेक्टर सेकंड हमारे पास पॉइंट है। सेकंड हमारे पास पॉइंट है, ये वेक्टर का है, ए वेक्टर का है शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब ये जो वेक्टर है वो क्या होने वाला है? पैरेलली शिफ्ट हो सकता है विदाउट चेंजेस द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ हमारे पास? एंगल को बिना चेंज किए हुए। सपोज करो मेरे पास है ये क्या है? सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है क्या? वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस है हमारे पास। मैं बोला एक हमारे पास वेक्टर है कुछ इस फॉर्म में। देखो बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सपोज करो ये हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे, ये हमारे पास वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास मीन्स एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल पे? हमारे पास 30 डिग्री एंगल पे। अगर तुम इसको चाहो तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। पैरेलल शिफ्ट का मतलब हो गया क्या? मीन्स ये जो एंगल है 30 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है 30 डिग्री वह सेम रहने वाला है, उसको चेंज मत करना। इसका मतलब जब इसको शिफ्ट करोगे तो ये क्या होने वाला है? मान लो ऐसे होने वाला है। मतलब वेक्टर को शिफ्ट करोगे तो ये भी एंगल कितना है हमारे पास? 30 डिग्री एंगल है। मीन्स पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। मतलब वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू हिमसेल्फ। इसका मतलब ये पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। मतलब ये पैरेलल शिफ्टिंग क्या होने वाला है? अलाउ है। इसका मतलब ऐसा मत करना कि कोई एंगल से इंक्लाइंड। मतलब सपोज करो हमारे पास ये है कोई, मैं बोला ये एक वेक्टर है हमारे पास यहां से, और ये वेक्टर हमारे पास यहाँ पर मान लो 60 डिग्री पे है, या लेट अस सपोज द एंगल इज 10 डिग्री। इसका मतलब ये है हमारे पास, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये भी क्या होने वाला है? 10 डिग्री यहाँ से बनाएगा एंगल। इसको भी पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये भी एंगल कितना बनाने वाला है? 10 डिग्री एंगल बनाने वाला है। मीन्स यहाँ से जो एंगल है 10 डिग्री,
ये एंगल हमारे पास 10 डिग्री। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होने वाला है हमारे पास ए वेक्टर होने वाला है, और ये भी क्या होने वाला है हमारे पास ए वेक्टर होने वाला है। मतलब वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, मतलब पैरेलल इस तरीके से शिफ्टिंग अलाउड है, ठीक है, इस तरीके से। जो तीसरा है वह इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि अगर मैं पूछा हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का मुझे एंगल चाहिए, अगर दोनों वेक्टर के बीच का मुझे एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या कर सकता हूं, देखो एंगल क्या होने वाला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स द एंगल बिटवीन द स्मॉलर एंगल between the tail of two vectors when brought together, two vectors when brought together, जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब क्या होने वाला है, बिटवीन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दोनों वेक्टर्स के टेल के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलने वाले हैं। लेटर सपोज हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ऐसे हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर मान लो इसको, दिस इज ए वेक्टर, और लेटर सपोज इसको बी वेक्टर मान लो अभी इस वक्त, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। और सपोज करो हमारे पास एक ये पोजीशन पे हमारे पास ये एंगल है हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। तो मैं बोला कि ये बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होने वाला है। क्या करोगे, इसका पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है कि नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। और क्या होने वाला है, स्मॉलर एंगल होने वाला है। याद करना, स्मॉलर एंगल मतलब स्मॉलर एंगल का मतलब हो गया 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू कितना होने वाला है, 180 डिग्री के बीच में ये एंगल रहने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। इसका मतलब क्या होगा, इसको पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो ये हमारे पास एक वेक्टर था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बी वेक्टर, और इसको ए वेक्टर को शिफ्ट करोगे। सपोज ये हमारे पास यहां से एंगल बना रहा था, ये मान लो थीटा, तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो क्या होने वाला है, ये हमारे पास ए वेक्टर हुआ। और ये बताओ, मैं पहले एक दूसरा पॉइंट क्या था कि ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तुम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। कितना, ये देखो ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा। मींस ये देखो एक पहले वेक्टर का टेल और ये हमारे पास पहले वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का टेल एक साथ है कि नहीं। एक एंगल बन सकता था हमारे पास, ये वाला एंगल बन सकता था, और एक एंगल ये वाला बन सकता था। ये बताओ कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल। तो ये बताओ ये वाला एंगल लोगे कि ये वाला एंगल लोगे, ये वाला एंगल तुम्हें लेना है, ये वाला मत लेना। समझ में आया। दो वेक्टर को, जैसे हम लोग के पास एग्जांपल है, एग्जांपल में दे रहा हूं, सपोज बहुत ध्यान से समझियो। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है हमारे पास और दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसे है। मैं बोला कि ये हमारे पास एंगल हमारे पास 120 डिग्री, पहला वेक्टर इस तरीके से है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है कुछ इस तरीके से। और मुझे पता करना है क्या कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बता दो क्या होने वाला है। तो क्या बताओगे, यार मुझे तो पता है कि दोनों वेक्टर के टेल के बीच का जो एंगल होगा वह भी स्मॉलर एंगल, वह क्या होने वाला है हमारे पास, वह होने वाला है हमारे पास मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मीन्स दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये बताओ, ये इसका टेल और इसका हेड एक साथ आ रहा है, तो क्या ये एंगल हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब अगर इसको हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड करते हैं, मतलब ये ऐसे है, इसको आगे लेके जाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको यहाँ पे आगे शिफ्ट किया इस तरीके से, आगे मैं इसको शिफ्ट कर लिया, और मैं बोला कि ये वाला शिफ्टिंग है तो इसका मतलब ये देखो अगर आगे लेके चले गए तो ये वाला हेड वाला पोर्शन आगे चला जाएगा, टेल वाला इससे आके मिल जाएगा, और इसके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होने वाला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सपोज करो ये एंगल थीटा होगा। ये बताओ ये एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन बनी कि नहीं, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया थीटा प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री के बराबर। ये देखो ये थीटा इस रेंज में आ रहा है कि,
ऐसा मत कर देना कि ये वाला एंगल लो, नहीं, स्मॉलर एंगल लेना है। क्या लेना है हमें? स्मॉलर एंगल लेना है। क्लियर? पक्का? पूछू मैं वेक्टर क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। Let us solve a question number 1. Find angle between two vectors. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बता दो क्या होने वाला है। Let us solve a question number 1. सपोज ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। एरो का ध्यान रखना, एरो का ध्यान रखना। समझ में आया? पक्का? ये हमारे पास एंगल है, मान लो 130 डिग्री है हमारे पास एंगल। इसका एंगल बताओ। सेकंड हमारे पास, सेकंड है बी, ये हमारे पास है एक एंगल ऐसे है हमारे पास, और दूसरा वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरीके से, और इसके बीच का एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो मुझे ए वेक्टर है, सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक। तो ये बताओ एंगल कितना होने वाला है, मीन्स दोनों के बीच का एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो ये बताओ अगर तुम्हें एंगल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मीन्स दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ये बताओ ये क्या दोनों एक साथ है क्या? नहीं। अगर दोनों एक साथ नहीं है तो क्या एक साथ कर सकते हो क्या? हाँ। इसका मतलब इसको पैरेलल शिफ्ट करो, इसको मतलब इसको आगे करोगे तो क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से होने वाला है। मीन्स ए वेक्टर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। मीन्स पैरेलल मीन्स वेक्टर को तुम आगे पीछे कर सकते हो, आगे ऐसे कर सकते हो, मतलब किसी एंगल पे ऐसे करके मत कर देना, ठीक। ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को सिर्फ इसके हेड से, तो ये होगा हमारे पास कितना होने वाला है, दिस इज बी वेक्टर होने वाला। देखो देखो देखो, मीन्स बी वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, और इसको भी तुम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। ये बताओ कुछ जो एंगल इसके बीच में होगा वही एंगल तो इसके बीच में होने वाला है। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। इसका मतलब ये अगर हमारे पास ये एंगल कितना होने वाला है, इसका मतलब अगर ये हमारे पास 130 डिग्री एंगल है तो ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होने वाला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 130 डिग्री होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 130 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है। क्लियर हुआ? यहाँ पर देखो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, एक का टेल है और दूसरे का हेड एक साथ मिल रहा है। तो वेक्टर के लिए दोनों अगर एंगल चाहिए तो क्या होने वाला है, दोनों वेक्टर का टेल एक साथ मिलना चाहिए। तो इसका मतलब इसको हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। और ये बताओ अगर ये एंगल आगे की है तो ये बताओ ये क्या होने वाला है हमारे पास, ये क्या होने वाला है, ये पहले वेक्टर का टेल और ये हो जाएगा बी वेक्टर का टेल, एक साथ मिला कि नहीं। इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल होगा इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर। ये अगर 60 डिग्री है, अगर ये पैरेलल शिफ्ट की हो तो ये कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होने वाला है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 120 डिग्री। कोई क्वेश्चन एराइज करेगा कि ये 60 डिग्री क्यों नहीं हो सकता, मैं 60 डिग्री क्या, टेल और टेल का दोनों वेक्टर के टेल के बीच का स्मॉलर एंगल लेना है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और रफ बनाऊं आगे थोड़ा इसको, ये देखो ये हमारे पास ऐसे था और ये हमारे पास कुछ ऐसे, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। एक तो एंगल ये हो गया, एक एंगल कितना होने वाला है 360 में से 120 जाएगा तो कितना होने वाला है, 360 में से 120 जाएगा तो 0 4 2 मतलब 240 डिग्री। ये मतलब कौन सा एंगल लोगे, मीन्स 120 डिग्री वाला आपको एंगल लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ये हुआ हमारे पास क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मीन्स अगला जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर, मीन्स कितने टाइप्स के होंगे तो आप पढ़ते रहो। तो मिलते हैं हम लोग, मीन्स कल नया वीडियो अपलोड होने वाला है तो आप लोग देखोगे। तो कीप गोइंग ऑन।